Okay, everyone. So, very good evening to all of you. In the last class, we have completed the simple harmonic motion, and today we are going to start with the wave, right? So, हमारा लेक्चर का जो एक पैटर्न रहना है, हम पहले थोड़ी सी बात करेंगे बेटा अबाउट वेव होती क्या है, देन टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बात करने के बाद हम कुछ बेसिक बात करेंगे वेव के बारे में, राइट? वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड ऑल। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी जो ट्रांसवर्स वेव होता क्या है और ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेव, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव, राइट? सो जैसे जब भी आप वेव होता क्या है, जरा उसको पहले फील करते हैं वेव होता क्या है। जैसे इन जनरल आप किसी तालाब में, मान लो आपके पास ऐसे पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में कोई आप पत्थर फेंकते हो, राइट? तो एक ऐसे वेव जनरेट होती है जो बाहर की तरफ ऐसे जाती है ना, ये इसको हम बोलते हैं वेव। जो आपको है ना अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं उसको बोलते हो आप वेव, वो वेव होती है। अब जरूरी नहीं कि वेव आपका ऐसे ही मोशन करे, वेव किसी भी तरीके से मूव कर सकती है, जरूरी नहीं ऐसा है। दिस इज अ टाइप ऑफ वेव, दिस इज ओनली वन टाइप्स ऑफ वेव, राइट? तो वेव का मोशन जरूरी नहीं ऐसे ही हो। जैसे स्ट्रिंग हो गया, मान लो स्ट्रिंग को आप दोनों साइड से बांधिए और इधर एक ऐसे पल्स जनरेट किए, आप अगर ऐसे इसको अप डाउन करो तो ऐसे पल्स जनरेट हो जाता है जो आगे की तरफ ऐसे मूव करता है, इसको आप फील कर सकते हो, आपका वेव हो गया। जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे अगर आप कोई गमछा या राइट कोई बड़ी सी रुमाल वगैरह लिए हो, है ना, या आप बाइक के हैंडल पे अगर बांधो या आपको आगे किसी तरफ मूव कराओ, तो आप देखोगे ऐसे वो ऐसे मोशन करता है, ऐसे अप डाउन ऐसे करता रहता है। आप तो आगे जाते हो बट साथ में इसमें इसका जो वेव फॉर्म इसमें बनता है तो उसमें भी एक वेव जनरेट होती है। तो इस टाइप्स के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वेव एसोसिएट होता है, राइट? जैसे इन जनरल आप बात भी करते तो वो भी आपकी वेव ही होती है। जो आप साउंड सुनाई देती है दैट इज अ वेव, राइट? जिसको हम बोलते हैं साउंड वेव। तो थोड़ा सा वेव के बारे में और डिटेल में हम बातें करते हैं, वेव होती क्या है, राइट? वेव, राइट? सो वेव सिंपली बेटा एक एनर्जी का प्रोपगेशन है। दिस इज अ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप वेव के बारे में अगर आपसे कोई भी छोटी सी बात अगर डिफिनेशन आपसे पूछे तो आप बोल दे सकते हो सिंपल, इट इज अ प्रोपगेशन ऑफ, प्रोपगेशन मतलब होता है बेटा मूवमेंट, राइट? दिस इज अ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वेव इज अ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का मूवमेंट है, एनर्जी का पूरा गेम है। एनर्जी कैसे मूव करती है वही आपकी क्या है, वेव है। अब जो एनर्जी का मूवमेंट है ये दो टाइप्स की होती है। कुछ एनर्जी को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ एनर्जी को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। पहला आपका कौन सा हो गया, मैकेनिकल वेव, राइट? सो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल wave, and second one is your non mechanical wave। पहला आपका मैकेनिकल वेव है, उसके बाद क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव कौन से वेव होते हैं? ये वो वेव है जिनको चलने के लिए, जिनको मूव करने के लिए, जिनको प्रोपगेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? विच requires energy to propagate, जो इसको प्रोपगेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और नॉन मैकेनिकल कौन होती है? जो उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विच डज नॉट रिक्वायर, सॉरी नॉट एनर्जी बेटा, मीडियम, माई मिस्टेक, इट विल बी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम, which does not requires medium to propagate, right? जिनको मीडियम जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। अभी जो मैकेनिकल वेव होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव
और दूसरे को बोलते हैं बेटा हम लॉन्गिट्यूनल वेव, लॉन्गिट्यूनल वेव, लॉन्गिट्यूनल वेव। इस वाले देख लेना, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, राइट, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूनल वेव। अब बेटा जरा समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव में एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग हो गई, राइट, एक ऐसे स्ट्रिंग हो गई, और स्ट्रिंग में आप वेव डेवलप करते हो तो आपका जो वेव होगा कुछ इस तरीके से ऐसे डेवलप होगा और ऐसे वेव आपका मूव करेगा, राइट, ऐसे मूव करेगा। तो जो ये आपका एक पीक बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वेव। जो आपका पीक है ये आपका वेव है, ये आपका जो पीक बन रहा है इसको हम बोलते हैं वेव है। मतलब ये पीक के आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी है वो आपकी v है, ये आपकी वेव की वेलोसिटी होती है। ये क्या है, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ वेव, ये आपकी वेव की वेलोसिटी है जिसको वेलोसिटी ऑफ वेव बोलोगे। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ पार्टिकल, सॉरी, जिसको बोलते हैं मीडियम वेलोसिटी या पार्टिकल, जिसको मीडियम ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम में बोलते हैं, या फिर मीडियम पार्टिकल्स इन जनरल, या सिंपली कर सकते हो मीडियम की वेलोसिटी। मीडियम क्या होता है समझो बेटा। जैसे होता क्या है कि ये जो आपका पैकेट है ना, ये एक तरह से एनर्जी है, और ये एनर्जी आपकी आगे जा रही है। ध्यान समझना इसको, ये जो आपका पीक है ये आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी आगे जा रही है, लेकिन स्ट्रिंग आपका यहीं पे अप्स एंड डाउन इस तरीके से मोशन करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से है ना, t = 0 पे मान लो वेव आपका ऐसे डेवलप हो गया, ऐसे ऐसे इधर भी होगा वेव कहीं कहीं। कुछ वक्त के बाद आपका जो वेव होगा, वेव आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ वक्त के बाद वेव आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कुछ और वक्त के बाद जो आपका वेव होगा, वेव आपका सपोज यहाँ पे ऐसे पहुँच गया, वेव आपका ऐसे हो गया, राइट। अब देखो क्या रहा है बेटा, मैं सिर्फ पीक की बात कर, अभी पीक यहाँ पे है, कुछ वक्त के बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ वक्त के बाद ये पीक यहाँ पहुँच गया। सिमिलरली पहले व्हाइट पीक यहाँ पे ऐसे था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ पे था। तो ये जो पीक जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिस वेलोसिटी से पीक आगे जा रही है आपकी। बट ये वेव किसके बीच में होते हैं, वेव आपके मीडियम पार्टिकल के लिए होते। जो मीडियम पार्टिकल यहाँ पे हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 अभी आपका, जैसे पार्टिकल नंबर 1 की सिंपली बात करो, है ना, पार्टिकल नंबर 1 अभी आपका यहाँ पे है, फिर ये पार्टिकल नंबर यहीं पे मोशन कर रहा है, फिर कुछ वक्त के बाद पार्टिकल नंबर यहाँ पे है, पार्टिकल नंबर यहाँ पे है। तो पार्टिकल नंबर 1 जो ऐसे ऐसे सक्षम करता है इसी अपने पोजीशन पर, पार्टिकल नंबर 2 भी यहीं पे करता है। जो इस पार्टिकल नंबर 1 2 क्या है, ये स्ट्रिंग के पार्ट, स्ट्रिंग को तो आगे नहीं जाएगी ना टूट के। जैसे आपको लगता है कि ये स्ट्रिंग आगे चली, ऐसे अर्थ नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ पहुँच गई या ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ऐसा तो नहीं होगा। स्ट्रिंग तो ब्रेक नहीं करेगी, स्ट्रिंग तो वहीं पे रहती है। होता क्या है कि पार्टिकल अप डाउन मोशन करते हैं, तो उसी के फॉर्मेट के हिसाब से वेव बनता है। जैसे इन जनरल मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर और डिस्कस करूँ आपसे। सपोज आपका कुछ इस तरीके से वेव है, राइट, और यहाँ पे आपका जो वेव जनरेट हुआ कुछ सपोज इस तरीके से वेव जनरेट हुआ। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ जो मेरा यहाँ मीन पोजीशन, सपोज अभी मीन यहाँ पे 1.1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.4 है, राइट। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो 1 नंबर का पॉइंट अभी करंट टाइम पे यहाँ पे है, 2 नंबर का पॉइंट यहीं पे है, 3 नंबर का पॉइंट यहीं पे है, और 4 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स बस अपने पोजीशन, जैसे 1 है ना, तो 1 इसी पोजीशन पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, 2 भी इसी पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव करता है, 3 भी इसी पोजीशन पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है, 4 भी इसी पोजीशन पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है। तो होता क्या है कि जितने भी मीडियम के पार्टिकल हो गए, यहाँ पे मीडियम क्या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, सारे पार्टिकल अपने पोजीशन पे बस अप डाउन ऑसिलेट करते हैं, और उनका डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पोजीशन पे होने से वेव बनता है। जैसे अभी 1 यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे होगा, ये वाला पार्टिकल अभी यहीं पे है, यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा अभी यहाँ पे होगा, 3 नंबर वाला यहाँ पे है, 4 नंबर वाला यहाँ पे है। तो आपका इनका ऐसे वेव बन गया। कुछ वक्त के बाद मान लो ये वेव चेंज हो गया, आपका कुछ ऐसा बन गया। मान लो कुछ वक्त के बाद वेव आपका ऐसा बन गया। इस पोजीशन में क्या हुआ, अब 1 वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, 2 यहीं पे है, ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे हो गया, 3 आपका यहाँ पहुँच गया, 4 आपका नीचे आ गया, राइट। तो ये अपनी पोजीशन पे अप डाउन कर रहा है, बट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वेव आगे मूव कर रहा है। होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं।
एक वेव की वेलोसिटी होती है जो पीक आगे जाती है, और एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है जो अपने पॉइंट पे ऐसे ऐसे चम करता है। और जब पॉइंट ऐसे ऐसे सिस्टम कर रहा है तो इसका एक मेन पोजीशन हो गया, ये आपका दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, ये आपका प्लस ए हो गया, ये आपका माइनस ए हो गया। जैसे सिस्टम कर रहा था उसी तरीके से ये भी बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम करता है। तो इसको हम बोलते हैं मीडियम पार्टिकल। और आपका क्या हुआ, ये एनर्जी क्या हुई, जो एनर्जी का पैकेट था, एनर्जी आपकी आगे की तरफ मूव की, तो एनर्जी का जो आगे तरफ मूवमेंट है वहीं आपका वेव है। और पार्टिकल आपका क्या करता है, जो मीडियम पार्टिकल वहीं पे सिस्टम करता है। सिमिलरली जैसे आप वाटर का वेव समझते हो, वाटर का वेव जैसे पॉन्ड में इस तरीके से वेव डेवलप होता है। किसी पॉन्ड में अगर आप जब स्टोन थ्रो करते हो, आप देखोगे होता क्या है कि जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आगे मूव करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वहीं पे ऐसे ऐसे अप डाउन करता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करना है आपको ठीक से, तो आप एक काम करो कि जो आपका वेव, जो वाटर पे जहाँ पर आप स्टोन थ्रो किए हो वहीं पे एक प्लास्टिक का बाटल ऐसे फेंक दो। आप देखोगे प्लास्टिक का बाटल उसी पोजीशन पर रख के अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, वो बॉटल आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम पार्टिकल आगे नहीं मूव कर रहा है ना, बस एनर्जी आगे जा रही है। वो बॉटल आपका वहीं पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, उस वेव की वजह से या वेव के साथ वो आगे नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो यस क्या है सर, कि आपको यहाँ पे आपको तीन चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट तो क्लियर हुआ। पहला कि जो ये जो आगे जाता है ये वेव होता है। वेव क्या होता है? एक्चुअली एनर्जी का प्रोपोगेशन आपका वेव है। मीडियम पार्टिकल अपने पॉइंट पे सक्षम करता है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मीडियम पार्टिकल के लोकेशन की वजह से आप कह सकते हो कि वेव आपका आगे की तरफ मूव करता है, एनर्जी आपकी आगे की तरफ मूव करती है। इज दैट क्लियर? वो आपका पार्टिकल की इक्वेशन के हिसाब से आप बता सकते हो कि पार्टिकल कितना ऊपर है कितना नीचे। जैसे आपका y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, आपका ओमेगा टी प्लस फाइव आपका वेव का इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप बता सकते हो पार्टिकल कितना कितने टाइम पे कितना है। ये आपका वाई डायरेक्शन होगा ना, तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। जैसे आपने एसएचएम में नहीं किया था फेजर डायग्राम बना करके, बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। ओके, क्लियर? वो अटेंड नहीं की थी मैंने तो सर अभी चलो नहीं ठीक है, पता। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जहाँ पे डाउट आएगा साथ में करते चलेंगे, डोंट वरी। सो थोड़ा सा वेव के बारे में आपको आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेव के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया हुई आपको? देखो जो एनिमेशन आपको दिख रहा है फ्रंट पे, इसको ध्यान से देख बेटा। ये बॉल क्या कर रही है? सक्षम कर रही है। ये जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, इधर आपका प्लस ए हो गया, और ये आपका मिड पॉइंट हो गया, और ये आपका माइनस ए हो गया। अगर मैं एक्सिस आपको बनाऊं तो आप एक्सिस देख लो, जो आपकी ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे बॉल यहाँ पे आएगा, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी घटना शुरू करेगी, और घटते 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 वेलोसिटी इसकी यहाँ पर हो जाएगी जीरो। तो कोई भी पार्टिकल इस तरीके से सक्षम करता है, ये पॉइंट सबको समझ में आ रही है? इस तरीके से सक्षम करेगा, मीन पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे फिर हो जाएगी जीरो। और रीडिंग में पॉइंट एसएचएम सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। ये जनरली आप देखते हो कि जैसे जो आपका सर्कल वाला पार्ट हुआ, जो मैंने आपको फेजर डायग्राम में बताया था, फेजर डायग्राम में इस तरीके से बताया था। देखो यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी बहुत कम होगी, अगर इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इस इक्वेशन पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फेजर डायग्राम में इस तरीके से हमने किया था। आर में पॉइंट है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इस तरीके से सक्षम जो कर रहा है, तो आपका पार्टिकल इस तरीके से करेगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, घटकर के लगभग जीरो हो जाएगी। जैसे नज़दीक आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर इधर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये आपका एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। अब देख, अगर वेव होता है ना, तो वेव में ढेर सारे इस तरीके से पार्टिकल होते हैं। जो आपकी एक्सिस है, इस तरीके से में ढेर सारे बेटा मीडियम पार्टिकल होते हैं, और ये जो मीडियम पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होने की वजह से वेव फॉर्म होता है। अब जरा देखना, मैं आपको वेव व्यू दिखा रहा हूँ। देखो ये वेव का व्यू है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है बेटा कि देखिए ये तेरा हो गया एक तरह से मीन पोजीशन, और ये हर एक पार्टिकल इसमें क्या कर रहा है? सक्षम कर रहा है। अब देख, हर एक पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन पे है, इसके वजह से एक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? आर यू माय पॉइंट? देखो जैसे Yes, वेव sir. की वेलोसिटी इसमें डाउनवर्ड है, देखो वेव की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो पीक आपका देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। पीक की वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ आ रही है। आर यू माय पॉइंट? और इधर पीक की वेलोसिटी कहाँ जा रही है? इधर भी पीक की वेलोसिटी नीचे आ रही है। तो इस तरीके से आपका वेव बनता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरीके से सक्षम करते हैं। यही वेव का फॉर्मेशन है। आर एबल टू गेट इट नाउ क्लियरली? यस इज सर। दैट विजिबल प्रॉपर्ली? जैसे मैं अगर मान लो आपको नंबर ऑफ बॉल्स और इंक्रीज कर दूं, 1 सेकेंड, जो पार्टिकल सक्षम कर, अगर मैं उनको और इंक्रीज कर दूं, आपको थोड़ा सा डेंसर हो जाएगा। अब देखो
थोड़ा डेंसर हो गया। अब आपको वेव का फॉर्मेशन बहुत ही प्रॉपर दिखेगा। कैन यू सी दिस? तो आप इसको देख के आप ये विजुअलाइज करो कि एसएचएम पार्टिकल मीडियम, हर एक मीडियम पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। कोई भी एक पार्टिकल को देखो ना तो वो बस एसएचएम कर रहा है, दूसरा भी पार्टिकल बस एसएचएम कर रहा है। इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होने की वजह से एक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इस केस में जो आपकी वेव है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेव की वेलोसिटी आपकी नीचे की तरफ है। इसी तरीके से कोई भी पार्टिकल मूव करता है ना, जैसे आप सॉरी इसी तरह कोई वेव मूव करता है जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरीके से सक्षम करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर एबल टू गेट इट? यस सर। आगे चलें, ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है पूछ बेटा। नो? रिस्पॉन्ड कर। आपको एसएचएम और वेव में डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया? मैं सिंपल अगर आपसे बोलूं तो एसएचएम जो होता है वो एक पार्टिकल का एसएचएम होता है, और जो वेव होती है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम। इज दैट क्लियर? Wave is a combination of infinite number of particle performing SHM. That is the situation जो इसको आप बोल सकते हो वो वेव है। ठीक है, जैसे इनका आप सर्कल व्यू देखेंगे, 1 सेकेंड, जैसे वेव व्यू था ना, ये आपका वेव व्यू है। ये जो वेव है, वेव आपके इस तरीके से कर रहे हैं। अगर इनका सर्कल, अगर इसको टॉप से देखें ना, अगर इसको टॉप से देखें तो इसके सर्कल व्यू में आपको एक चीज समझ में आएगी कि सारे पार्टिकल्स एक तरह से ऐसे SHM कर रहे हैं, है ना, इस सर्कल में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। और इन्हें अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे पार्टिकल ऐसे आपकी वेव मोशन में कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए आप लोग। अब देखो बेटा, अब 3D व्यू इसका मैं दिखा रहा हूँ। अब देख 3D व्यू में क्या हो रहा है, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे सर्कल में कैसे कोई भी पार्टिकल फेजर डायग्राम में कैसे मूव करे, कैसे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ आर एबल टू गेट इट? कैसे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है? हर पार्टिकल का पाथ अलग अलग है, हर पार्टिकल डिफरेंट सर्कुलर मोशन में सक्षम कर रही है, राइट। जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ सर्कल में और इंक्रीज कर दूं तो आपको और प्रॉपर क्लियर समझ में। अब देखो, अभी समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर आपसे पूछा जाए वेव की वेलोसिटी किधर है, तो वेव इसमें नीचे की तरफ मूव कर रही है। वेव किधर मूव कर रही है? वेव इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। ओके, गुड। सो अब अपने मेन पेज में चलते हैं बेटा, आ जाओ आगे चलते हैं। ओके, सो वेव आपकी हो गई क्या बेटा? वेव इज अ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, जो 2 टाइप की होती है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरत पड़ती है। जो आपका रॉड एक जैसे स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग को चलने के लिए मीडियम जरूरत पड़ती है, तो आप उसको बोलते हो मैकेनिकल वेव। जिसको चलने की जरूरत नहीं पड़ती उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो अब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे बेटा। देख, 2 चीज़ों की वेलोसिटी आपने देखा, एक था कि वेव की वेलोसिटी थी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी थी, राइट। तो जब वेव और पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। व्हेन वेलोसिटी ऑफ वेव is perpendicular to the velocity of medium particle, तो उसको क्या बोलोगे आप? ट्रांसवर्स वेव बोलोगे। इसका एग्जांपल में क्या होता है बेटा? वेव इन ए स्ट्रिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है, वेव इन अ स्ट्रिंग। और इस केस में क्या होता है? व्हेन velocity of wave is parallel to the velocity of medium particle. For example, साउंड वेव। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? साउंड वेव है, राइट। जरा इसको मैं और एलैबोरेट करूँगा, जरा समझना आप। सपोज आपके पास जैसे वेव इन स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में वेव कैसे चलती है बेटा? ऐसे चलती है, मान लो ऐसे चलती है ना, तो आप बोलोगे दिस इज अ वेव विच इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इधर आपका वाई एक्सिस है और सपोज इधर आपकी ई एक्स एक्सिस है। होता क्या है कि जिसमें देखो जो वेव की वेलोसिटी एक तरफ है और पार्टिकल की वेलोसिटी या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी। तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा पार्टिकल।
तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगा और जो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। तो वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो अब जब ऐसा मोशन होता है तो ऐसे वेव का जनरेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड वेव में क्या होता है एक्चुअली ना, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये एक्स एक्सिस है और जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, स्टैंड जो साउंड वेव होती है उसमें पार्टिकल आपके वर्टिकल एसएचएम ना करके हॉरिजॉन्टल एसएचएम करते हैं, ऐसे एसएचएम करते हैं। उनका वो एसएचएम जो होता है कैसा होता है बेटा, उनका हॉरिजॉन्टल एसएचएम होता है जो आपके साउंड वेव के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स ले लिया, पहला पार्टिकल यहाँ पे आपका है, दूसरा पार्टिकल आपका यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल आपका यहाँ पे है, चौथा पार्टिकल आपका यहाँ पे है। तो सारे पार्टिकल्स का इस तरीके से मोशन है हॉरिजॉन्टली, और वेव भी आपकी हॉरिजॉन्टली मूव करती है। वेव भी आपकी कैसे मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इज दैट क्लियर? अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के इस एनिमेशन को देखो तो इसमें देखो मीडियम पार्टिकल जो डिफरेंट लाइंस है ना, ये सारे मीडियम पार्टिकल्स हैं। और जो आपका ये डार्क है ना, जो डार्क आपको दिख रहा है ना, जो ये ज़्यादा डेंसर दिख रहा है, जो डेंसर है, ये आपका एक तरह से पीक है, और जहाँ पे आपका रेयरर मीडियम है वो आपका डाउन वाला पार्ट है। जैसे आपका जो वेव वाला अप्स एंड डाउन्स बनता था ना, तो जो वहाँ पे डेंसर है अप्स मान लो, और जहाँ पे रेयरर है वहाँ पे डाउन मान लो। अब एक इसमें इसका मतलब ये होगा, जो वेव है आपकी, जो डेंसर मीडियम देखो, जो डेंसर मीडियम है वो आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही है, वो आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो वेव है, वेव की वेलोसिटी आगे की तरफ है। और अगर आप इसमें मीडियम पार्टिकल की बात करो, जैसे इसमें रेड कलर वाले मीडियम पार्टिकल को देखो, तो रेड कलर वाले मीडियम पार्टिकल का मोशन देखो क्या है, ऐसे ऐसे आगे पीछे हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है। आर एबल टू सी दिस? Yes, sir. आर एबल टू सी दिस? या आप रेड वाले को देखो ध्यान से, या फिर ग्रीन वाले को देखो, देखो वो थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, है ना। तो इसमें जो एक तरह से डेंसर, बहुत डेंस बन रहा है, और उसके बाद बहुत क्या बन रहा है, रेयर सिचुएशन बन रही है। तो इस तरीके से आपकी जो साउंड की वेव होती है, जब आप बोलते हो ना, तो बोलने पे यही ऐसे ही सिचुएशन बनता है। इसमें बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, वहाँ पे मीडियम पार्टिकल कंप्रेस है, और जहाँ पे लाइटर से आप वो रेयर फ्रैक्शन से। अभी आपका जो रेड कलर है देखो रेयर फ्रैक्शन पे है, अब डेंसर पोजीशन में हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन पोजीशन पे हो गया, फिर डेंसर पोजीशन पे हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन पोजीशन पे हो गया। तो इस तरीके से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। आर एबल टू गेट इट? इज दैट क्लियर? थोड़ा आप स्लो कर दिया, आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। आप देखो समझ में आ रही चीजें, कोई डाउट है पूछो इसमें। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. जिधर वेव चल रही है उधर ही पार्टिकल की भी वेलोसिटी है। तो अगर वेव और पार्टिकल एक ही है ना, एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो इसमें आपको दिख रहा है प्रॉपर इसी तरीके से आपका साउंड वेव होता है। ओके, जब मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव के दोनों की एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम इसी तरीके से बेटा ड्रॉ करते हैं ना, ये तो इसका पोजीशन हो गया। अगर इसको ड्रॉ करना हुआ तो वेव को भी हम इसी तरीके से ही बनाते हैं कि आपका जो वेव है, वेव इधर जा रहा है, बट यहाँ पे जैसे ये जो पार्टिकल है ना, जैसे मीन पोजीशन पे है तो पार्टिकल यहाँ पे बनेगा। अभी आपका प्लस एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल नीचे बनाएंगे। तो हम पार्टिकल को अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे ही इसी एक्सिस के, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया ट्रांसवर्स को, उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल को भी ड्रॉ करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, बाई ग्राफ दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। इनका जो हॉरिजॉन्टल मोशन था उसको मैंने पार्टिकल की मोशन को वर्टिकली कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अभी बात उठ के बेटा बेसिक इतनी चीज़ हो गई, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के बारे में आपने बेसिक दो डेफिनेशन देख लिए। अब हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव होती है जी बेटा जिनको लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कौन आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो आते हैं यहाँ पे किसमें? नॉन मैकेनिकल वेव में। अच्छा, अभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, शॉर्ट में इसको हम ईएम वेव भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? ईएम वेव। ईएम वेव क्या जो होता है, बहुत बेसिक सा वेव है। इसमें बहुत टाइप के वेव आते हैं, राइट। जैसे इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो इन जनरल सिंपल समझो बेटा कि इसमें ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, एम का होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, है ना।
ऑसिलेट करते हैं एक्चुअली, और वेव आगे जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं, वैसे वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये वेव कई टाइप की होती है। जैसे कि इस वेव के बारे में बात करें तो आप सिंपल कह सकते हो, इसका जो पहला पार्ट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। ये आपका पहला हो गया रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद आती है आपका नंबर जो आती है वो आती है माइक्रोवेव। रेडियो के बाद कौन आता है? माइक्रोवेव आती है। रेडियो माइक्रो के बाद आती है इंफ्रा। इंफ्रा आती है। इंफ्रा के बाद आती है आपकी रेडियो माइक्रो इंफ्रा। उसके बाद विजिबल रेंज आती है। उसके बाद आती है विजिबल रेंज। विजिबल के बाद आती है अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा आती है बेटा। और अल्ट्रा के बाद आती है आपकी अल्ट्रा हो गई, एक्सरे आती है। अल्ट्रा के बाद क्या आती है? एक्सरे। एक्सरे के बाद कौन आती है? गामा रे आती है। और गामा रे के बाद कौन आती है? कॉस्मिक रे आती है। तो इतने टाइप की रे, इतने टाइप के वेव होते हैं ना, इतने टाइप के वेव होते हैं। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। अब विजिबल क्या होता है बेटा? विजिबल में वो सारी लाइट्स आती हैं जो आपको दिखाई देती है, जिसको आप देख सकते हो। तो सिंपली विजिबल रीजन आपका क्या है? दिस इज अ लाइट। इस सिंपली क्या, विजिबल मतलब क्या है बेटा? लाइट, है ना। लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो विजिबल रेंज में लाई करता है। जो विजिबल वाला पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसको आप बोलते हो लाइट। या सिंपली कह लो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप देख पाते हो वो आपकी लाइट होती है ना। और सारी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप नहीं देख पाते हो। रेडियो वेव कौन होती है? जो आपकी कम्युनिकेशन पर्पज से यूज होती है, जैसे आपके मोबाइल में जो टावर होती है, नेटवर्क होती है, उन सारी चीज़ें जो वेव होती हैं वो आपकी रेडियो वेव होती है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन आप यूज करते हो तो सिंपली आपकी माइक्रोवेव हो गई। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव बेटा वो वेव होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, बट ये आप इसको सेंस कर सकते हो। जैसे आप इन जनरल कहीं पे भी आग जल रही है, आप हाथ लगा के उसको सेक रहे हैं, या फिर कोई भी बॉडी हीटेड है, उसमें से वेव निकलती है, आपको दिखाई नहीं देती बट उसको सेंस कर सकते हो हीटेड बॉडी से, दैट इज योर इंफ्रारेड। विजिबल रेंज आप देख रहे हो, विजिबल रेंज लाइट होगी। अल्ट्रावायलेट मतलब ये जो हार्मफुल रेंज होती है सन से, जो बहुत हीटेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती हैं। ये एक्सरे आप जानते ही हो, एक्सरे मशीन। गामा रेज पेनिट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। और कॉस्मिक रेज बेटा, कॉस्मिक रेज आपकी कहाँ पे निकलती हैं? कॉस्मिक रेज जनरली जितने भी कॉस्मोस से इन्वेंट होते हैं, इन जनरल आप सिंपल कह सकते हो, जितने भी सेलेस्टियस बॉडी होती है, जो आपके प्लैनेट्स हो गए या फिर लाइटनिंग हो गई, है ना, तो जो भी लाइटनिंग वगैरह से इवेंट होते हैं, है ना, इन द एटमॉस्फेयर, तो वहाँ से आपकी जनरेट होती है कॉस्मिक रेज। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर एनर्जी का आर्डर लिखोगे ना, तो अगर आप ऐसे आगे जाओगे तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। जैसे ऐसे आप आगे जा रहे हो, ऐसे आगे नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ आपका घटता है। तो जैसे मैं पूछूँ, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे आप ऐसे आगे जाओगे एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जो विजुअल रेंज होता है, विजुअल रेंज को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना, कि ये विजुअल रेंज क्या होता है आपका? विब ग्योर। विब ग्योर का मतलब समझो मैं क्या लिख रहा हूँ। विब ग्योर, विब ग्योर मैं इस तरीके से उल्टा इस तरीके इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो आपकी रेड कलर होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, शायद आप जानते होंगे। तो इधर जो आएगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इधर आपका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एनर्जी सबसे कम होती है रेड कलर की। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया। तो जैसे आप आगे जाओगे आपकी एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ आपका घटता जाएगा। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है और सबसे कम किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है इन जनरल 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रॉम। वायलेट कलर का कितना होता है वेवलेंथ? तो वायलेट कलर का लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप सिंपल ऐसा समझ लो कि जो आपकी विजिबल रेंज होती है, या फिर यू कैन से जो आपकी लाइट होती है, लाइट की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है, राइट। रेड कलर के लिए 7000 एंगस्ट्रॉम होती है और है ना, वायलेट कलर के लिए लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, राइट। तो ये आपकी कौन वेव है? ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट द वेव। इन जनरल जैसे वेव आपकी मूव कर रही है ना, इन जनरल
अगर आपकी वेव मूव कर रही है, सपोज इस तरीके से आपकी एक वेव है ना, ऐसे ऐसे कोई वेव है जो आपकी बेटा आगे की तरफ ऐसे मूव करी है ना, तो जो वेव होती है, वेव की एक वेलोसिटी होती है, वेव की एक वेलोसिटी होती है, वेव की ऐसे एक वेलोसिटी होती है ना, जिस वेलोसिटी से वेव ऐसे आगे की तरफ मूव करती है। और देख ये वेव की दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। और जो एक साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है, एक राउंड, क्योंकि अब सेम आपका फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस को, जो एक साइकिल की एक डिस्टेंस होती है, जितना वेव इसमें आगे चलती है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज वेवलेंथ। दैट इज आप सिंपल बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होती है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय वेव to complete one cycle आपका क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, दिस इज distance traveled by wave in one time period, राइट। एक टाइम पीरियड में कितना वेव आगे जाती है, या वन साइकिल में कितना वेव आगे जाती है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। एक्चुअली डिस्टेंस है। इसके बाद आती है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वेव कितनी बार कितना चक्कर लगाती है, एक सेकंड में वेव कितना साइकिल कंप्लीट करती है। दिस इज नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय वेव in one second, है ना। और ये किसके बराबर होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1/टाइम पीरियड के बराबर भी होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच, 1/टाइम पीरियड, है ना। तो क्योंकि एक टाइम पीरियड में जितना सेकंड लगेगा, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1/टाइम पीरियड हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को लेमडा से करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, आप जानते हो। ओके, टाइम को टी से कर दिया, वेवलेंथ को लेमडा से कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज टी एंड दिस इज वेवलेंथ लेमडा। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जरा समझना बेटा। यहाँ पे एक हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले, जरा समझना। आपने बोला कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। मतलब अगर मैं बोलूँ तो लेमडा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट v है और टाइम है t, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू वन टाइम पीरियड, दिस इज हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक टाइम पीरियड में इतना डिस्टेंस होगा, वेवलेंथ होगा, तो ही मैंने यहाँ पे लिखा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे चलें। यस सर। ओके, सी नाउ अगर यहाँ से हम v इक्वल टू देखें बेटा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा बाई टी, और 1/t क्या है, f है ना। यहाँ से रिलेशन आता है v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा आपका रिलेशन आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम बहुत यूज़ करेंगे
और आप इसको जानते भी होंगे, बहुत जनरल रिलेशन है ना। गॉट इट? सबको समझ में आ गई बात बेटा है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हो गई सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो पूछो। एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है, एक पॉइंट और जरा समझो यहाँ पे, एक पॉइंट और है बेटा यहाँ पे समझने की। देख, जैसे आपकी इसमें जो वेव जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो ना, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका टाइम पीरियड चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। सो इसको लिख लो अच्छे से कि फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी only depends on the source. It does not depend on medium or anything else except source। जो आपने ऊपर लिखा कि सोर्स के अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी तभी चेंज करेगा जब आपका सोर्स चेंज होगा। अगर सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी किसी भी हालत में वेरी नहीं कर सकता। इस चीज़ को नोट करके अच्छे से रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा किस बात पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, और वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? गॉट इट? यस सर। सो कोई डाउट है बेटा? पूछ, किसी को कोई डाउट है पूछो। एनीवन एल्स? कोई डाउट है? सर ये फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड से पहले वाला जो ये पॉइंट बताया आपने, रिपीट कर देंगे? यहाँ नेट कुछ लैग कर रहा था। ये रिलेशन जो है बेटा, यस। we are going to wrap up the class here only. So if any doubt is there, you can ask me. Anyone? Attendance ले लिया आपने? हाँ, see you next class everyone. I have taken attendance.